नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। ये है ज्योग्राफी का वीडियो और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ, कैसे कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ये हमारा चैनल सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जब मैं बात करता हूं कि मेरे चैनल के अन्य वीडियोज आप कैसे देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जब बात होती है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये आइकन जो दिख रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें हमारे अन्य वीडियोज़ के लिंक पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है, ट्विटर का भी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी वीडियो आप देखना चाहें वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ऊष्मा की स्थानांतरण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कैसे कैसे होती है हीट ट्रांसफ़र। एक होता है विकिरण, रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन और चौथा है अभिवहन। इन माध्यम से ये तरीके हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के। एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। रेडिएशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये है रेडिएशन। ये आपका जो सूर्य से आ रही है किरण, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। अब रेडिएशन क्या है, देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण में जब कणों का योगदान नहीं होता है तो इसे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडल है। पर जो इसके पृथ्वी के वायुमंडल के बाद यहाँ से इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से लेके सूर्य तक, ये हमारा है अंतरिक्ष जिसे बोलते हैं। ये है वैक्यूम, मतलब निर्यात है, यहाँ निर्वात है। यहाँ पर कोई गैस, धूल कण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्वात है। यहाँ पे क्या है कि ये बादल भी हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं, धूल कण भी हैं। और जो ये अंतरिक्ष का पार्ट है, स्पेस का पार्ट है, आउटर मतलब यहाँ वायुमंडल के बाहर का, यहाँ पे कुछ नहीं, निर्वात है। तो जब बिना किसी माध्यम के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जैसे रेडिएशन बिना किसी, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन क्या है, सूर्य से आने वाली किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। विकिरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए निर्वात में भी विकिरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति विकिरण के रूप में होती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य निर्वात है, वैक्यूम है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रेडिएशन। और उदाहरण से समझ लेते हैं। ये आपकी रेडिएशन आ रही है, ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ये रेडिएशन है आ रही है जो पृथ्वी पे, रेडिएशन बीम रेडिएशन। ठीक है, ये गैस है, ये गैस जल रही है, इस पर बर्तन रखा हुआ है, गर्म हो रहा है पानी इसके अंदर, ये जो किरणें मतलब तरंगे निकल रही हैं, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन। चलिए रेडिएशन हो गया। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो रेडिएशन के द्वारा प्राप्त होती है। कंडक्शन, चालन क्या होता है, तो कंडक्शन क्या है, तो जब कई पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये पार्टिकल है, ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल है, एक तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा, इस प्रकार से पार्टिकल आपस में सटे हुए हैं। तो एक पार्टिकल को जो हम गर्म करेंगे, मान लीजिए इसको गर्म करते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं, तो ये पार्टिकल अपने स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि ये वहीं पर रहेगा। और दूसरा पार्टिकल चूंकि इसके साथ संपर्क में है, तो संपर्क विधि द्वारा जब एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल गर्म होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। फिर दूसरे से तीसरे पार्टिकल में चूंकि संपर्क विधि द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इधर इस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र हो रही है संपर्क विधि के द्वारा। तो हम इसे बोलते हैं कंडक्शन। देखिए ये हमारे कई सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, ये कण है, ऊष्मा दी गई एक पार्टिकल को, तो गर्मी यहाँ पे दी गई, ऊष्मा यहाँ पे दी गई, पर यह ऊष्मा कहाँ तक पहुँची है, लास्ट वाले पार्टिकल तक जो सारे टच में है। तो कणों के विस्थापन के बिना कण विस्थापित नहीं हो रहे, अपनी जगह पे हैं, अर्थात संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जब होता है। जैसे उदाहरण से देखिए लोहे की रॉड को हम एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इस उदाहरण से समझ सकते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए ये बर्तन गर्म कर रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, इसमें गैस पे रखे हुए हैं,
बर्तन को हम गर्म करें, हीट यहाँ पे दे रहे हैं इसके नीचे, और ये एरिया देखिए यहाँ पर कंडक्शन के माध्यम से, चूंकि ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टच हैं, ये पार्टिकल कहीं पे नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन ये संपर्क विधि द्वारा ये इसका रॉड हैंडल भी गर्म हो जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। अब बात करते हैं संवहन की। अब कंडक्शन की प्रक्रिया पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं, तो ये है पृथ्वी की सतह, देखिए, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी की सतह। अब जब सूर्य से किरणें आएंगी, यहाँ पे है सूर्य, ठीक है, ये हमारा सूर्य, सूर्य से जब पृथ्वी की सतह पे किरणें आएंगी तो पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब करेगी इनको, रेडिएशन को, और ये गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो वायु, ये पृथ्वी की सतह के करीब वायु भी है, पृथ्वी के टच में, ये मान लीजिए वायु है, तो जो वायु पृथ्वी की सतह के संपर्क में है वो संपर्क विधि के द्वारा गर्म हो जाएगी। तो पृथ्वी के पास वाली वायु गर्म होती है किस कारण से? जो सतह के पास है, कंडक्शन के द्वारा। तो पृथ्वी की सतह के समीप जो वायु है वो कंडक्शन विधि द्वारा गर्म होती है। अब देखते हैं संवहन, कन्वेक्शन क्या होता है। तो वही बात है, पार्टिकल गर्म हुआ कोई, मतलब उसको ऊर्जा दी गई, कोई कण है जिसको ऊर्जा दी गई, जैसे पृथ्वी की सतह समझ लीजिए, इस पर ऊर्जा दी गई, और यहाँ पर जो गैस है सतह के संपर्क में वो ऊर्जावान हुई, ऊर्जा प्राप्त की, गर्म हुई, और वो ऊपर उठ गई, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संवहन। संवहन क्या होता है? कणों का, इसका कणों से संबंध होता है चालन अभिवहन संवहन का। वायु कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, जब वायु गर्म होगी, हल्की हो जाएगी गर्म वायु, और ये ऊपर की ओर उठेगी, ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो, तो उसे हम संवहन कहते हैं। तो देखिए विकिरण क्या है, तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आती हैं विकिरण। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन हमने देखा जब पार्टिकल गर्म होते हैं और वो संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। संवहन में क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और अभिवहन में क्या है कि कणों के क्षैतिज विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। कंडक्शन में कण वहीं पे हैं, संवहन में कण ऊपर उठ गए, अभिवहन में कण क्षैतिज रूप में प्रवाहित हुए। ये देखिए, ये पानी, बर्तन में पानी रखा हुआ है, जो गोल गोल बुलबुले दिख रहे हैं, तो पानी ये गर्म हुआ, ये हीट प्राप्त किया, और ये पानी के बुलबुले ऊपर उठ गए, मतलब पानी ऊपर, गर्म पानी ऊपर उठ जाता है, बर्तन में ऊपर की ओर आता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम संवहन बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या है? क्षैतिज प्रवाह। कन्वेक्शन ऊर्ध्वाधर है, एडवेक्शन क्षैतिज है। कन्वेक्शन या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, दोनों कन्वेक्शन ही है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलिए इसमें देखिए भाई साहब, ठंड का मौसम है, यहाँ से रेडिएशन ले रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, ये रेडिएशन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और पीछे से एडवेक्शन के द्वारा इनको ठंडी हवा प्राप्त हो रही है, तो इनकी पीठ में ठंडी हवा लग रही है, ये एडवेक्शन प्रोसेस है, और आगे से हाथ सेक रहे हैं रेडिएशन के द्वारा, तो ये रेडिएशन है। अब बात करते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। हीट बजट ऑफ द अर्थ। देखिए मान लीजिए कि 100 यूनिट ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है, कहाँ से? सूर्य से, ठीक है। ये आपका सूर्य है, ये पूरी 100 यूनिट ऊर्जा पृथ्वी को दे रहा है, यहाँ से पूरी, इस वाले फिगर में समझिए, मान लीजिए पूरी पृथ्वी को ये कितनी दे रहा है? 100 यूनिट ऊर्जा पृथ्वी को आ रही है सूर्य से। तो अब हीट बजट क्या होता है? 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। जब किसी पदार्थ का ऊर्जा में कन्वर्जन होता है तो जो रेडिएशन निकलती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग के रूप में विकिरण निकलती हैं। जो रेस निकलती हैं, तरंगें, वो लघु तरंग के रूप में निकलती हैं। जैसे सूर्य में क्या प्रक्रिया हो रही है? सूर्य में हो रहा है कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है, सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है और ऊर्जा निकल रही है। तो हाइड्रोजन एक पदार्थ का ऊर्जा में भी कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये शॉर्ट वेव रेडिएशन निकलती है। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक आती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं। अब 100 यूनिट मान लीजिए पृथ्वी की ओर सूर्य से आ रही है, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी की सरफेस है, यहाँ से जो रेडिएशन आ रही मान लीजिए ये 100 यूनिट, 100 यूनिट आ रही है, ठीक है। 35 यूनिट परावर्तित हो जाती है। परावर्तन मतलब कि 35 यूनिट जो है पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती है 100 यूनिट में से। परावर्तन का एल्बिडो बोलते हैं। परावर्तन
एल्बिडो को परावर्तन बोलते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, मतलब जैसे शीशा, उदाहरण आप समझिए, शीशे पे आप जब रोशनी डालेंगे तो वो एज इट इज़ वापस हो जाएगी टकरा के, उसे बोलते हैं परावर्तन, एल्बिडो। तो 100 यूनिट सूर्य से आई थी पृथ्वी की ओर, 35 यूनिट बिना सतह पर पहुंचे एज इट इज, जैसे शॉर्ट वेव के रूप में आई थी वैसे ही वापस हो गई। अब ये 35 यूनिट कैसे वापस हुई है, तो इसमें से 33 यूनिट वायुमंडल के द्वारा वापस कर दी गई है और 2 यूनिट सतह के द्वारा, जैसे ही सतह पे पहुंची है, चमकीली सतह जैसे बर्फ के सरफेस है आपका, उस पर पड़ी है और वापस हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है सतह के द्वारा, ये वापस हो गई है। तो 33 यूनिट वायुमंडल में किसके द्वारा, तो वायुमंडल में प्रकीर्णन के द्वारा 33 यूनिट और बादलों से परावर्तन के द्वारा। तो वायुमंडल के द्वारा कुल 33 यूनिट और 2 यूनिट सतह के द्वारा, तो 35 यूनिट जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अब बची 65 यूनिट, ठीक है। 65 यूनिट का अवशोषण होता है पृथ्वी के वायुमंडल में। 65 यूनिट में से 14 यूनिट जो होता है वो जल वाष्प है, हमारे वायुमंडल में बादल है, धूल कण है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इन सब के द्वारा लगभग 14 यूनिट का अवशोषण कर लिया जाता है। अभी भी ये 14 यूनिट पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा है। अब बात करते हैं 51 यूनिट की। 65 में से 100 में से 35 तो निकल गई, वापस हो गई, 65 बची, 65 में से 14 तो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, बाकी बची 51। अब 51 यूनिट ही है पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है, पृथ्वी की सतह के द्वारा। यही पृथ्वी का वास्तविक हीट बजट है। इसे ही 51 यूनिट, यानी इसे ही पृथ्वी द्वारा शून्य में वापस, शून्य मतलब अंतरिक्ष में वापस कर देना होगा, क्योंकि अगर पृथ्वी वापस नहीं करेगी तो प्रतिदिन मान लीजिए 51 यूनिट वो एब्जॉर्व कर रही है, तो वो तो जल जाएगी, बिल्कुल आग लग जाएगी, पृथ्वी में आग का गोला हो जाएगी, हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो यही जो 51 यूनिट पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है हीट को, रेडिएशन को, वही 51 यूनिट उसको वापस अंतरिक्ष में भेजना होता है, जिससे पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान सामान्य रहे। अब आगे देखते हैं कि कैसे 51 यूनिट का यूटिलाइजेशन होता है। देखिए 51 यूनिट पृथ्वी पर आती है, 23 यूनिट 23 यूनिट क्या है, धरातल से दीर्घ तरंग के रूप में वायुमंडल में वापस होती है। अब देखिए, जब सूर्य से कोई किरण आई है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आई है, पृथ्वी की सतह पे पहुंची है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। अब जब ये एब्जॉर्ब हो गई है, एब्जॉर्ब्ड हो गई है, उसके बाद जब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, अब जैसे ही ये वापस जाएगी अंतरिक्ष की ओर, पृथ्वी की सतह के द्वारा वापस निकाला जाएगा इस रेडिएशन को, तो ये हो जाएगी लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण। तो इसी को बोलते हैं हम पार्थिव विकिरण। इसी लॉन्ग वेव रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पार्थिव विकिरण क्या होता है, किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ था। तो पृथ्वी के द्वारा वापस की गई जो ऊष्मा होती है, जो रेडिएशन विकिरण होती है, 23 यूनिट सतह से वापस कर दी गई पार्थिव विकिरण के रूप में या लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जिसमें से 17 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में चली गई और 6 यूनिट वायुमंडल को गर्म करती है। अब ये बताएंगे कि 6 यूनिट अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा पा रही है। जैसे कि बादल है हमारे, ठीक है, तो ये यहाँ से ये सतह है, सतह से ये गई 6 यूनिट, 17 यूनिट तो इधर से 17 निकल गई, जो 6 यूनिट बची वो बादलों से टकरा के वापस आ गई, इतने में ही रहेगी, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। ये हो जाएगा आपका वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया। 9 यूनिट संवहन के रूप में, 19 यूनिट वाष्पीकरण के रूप में, इवेपोरेशन। देखिए एल्बिडो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप जब समझ लेंगे तो इसके बाद वर्षा कैसे होती है, ओला कैसे पड़ता है, या कहाँ पर फॉग या कोहरा कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें आपको आगे डिटेल में समझ में आएंगी। देखिए परावर्तिता, एल्बिडो क्या होता है, परावर्तिता क्या है, फार्मूला है, कोई ज़रूरत नहीं इसको समझने के लिए। पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा अपन पृथ्वी के द्वारा कुल प्राप्त सौर ऊर्जा मल्टीप्लाई बाई 100, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे समझिए वापस कर देना। परावर्तिता, एल्बिडो अधिक है मतलब परावर्तिता अधिक है, इसी का हिंदी वर्जन है परावर्तिता। परावर्तिता अधिक होने का मतलब क्या है कि प्रकाश आया और वापस हो गया, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो अवशोषण कम होगा। परावर्तिता अधिक होने का मतलब क्या है, अवशोषण कम है। अब जब अवशोषण कम होगा रेडिएशन का तो टेम्परेचर कम होगा। कोई सूर्य से किरण आ रही है, परावर्तिता अधिक होने का मतलब कि ये वापस हो जाएगी। जब वापस हो जाएगी अधिक से अधिक किरणें, कुछ बहुत जो अवशोषण होगा, मतलब परावर्तिता अधिक है तो अवशोषण कम होगा। अवशोषण कम होगा तो जब टेम्परेचर ही कम प्राप्त करेंगे तो अवशोषण कम होगा, तो उसका तापमान कम होगा, उस सतह का, उस वस्तु का या किसी भी चीज़ का। अब एल्बिडो का तापमान से संबंध उल्टा होता है। एल्बिडो अधिक है मतलब परावर्तिता अधिक होने का मतलब क्या है कि तापमान वस्तु का कम होगा। अब देखिए ये याद रखिएगा हमेशा, एल्बिडो चिकनी सतह की और हल्के रंग का एल्बिडो अधिक होता है, ठीक है, चिकनी सतह और हल्के रंग का एल्बिडो अधिक होता है। अब उदाहरण से देख लीजिए, काली मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा। ये हमारी काली मृदा है, ठीक है,
ये लाल मृदा है, रेड सॉयल, ये रेतीली मृदा है। अब इन तीनों में सबसे हल्का रंग, मैंने कहा क्या, एल्बिडो हल्के रंग की अधिक होती है। रेतीली मृदा का रंग सबसे हल्का है, उसके बाद लाल मृदा का है, उसके बाद काली, मतलब काली मृदा का रंग सबसे गाढ़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा रंग होगा वो सबसे ज़्यादा उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए काले जो कपड़े होते हैं गर्मी में नहीं पहने जाते, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, उनका रंग हल्का होता है और वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उनका एल्बिडो अधिक होता है। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, सफ़ेद रंग होता है, उसका एल्बिडो अधिक होता है, वो परावर्तित अधिक करेगा। जितना प्रकाश आएगा सूर्य से उससे अधिक उसको परावर्तित कर देगा, तो बॉडी, वो कपड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, तो कम गर्मी लगेगी। तो काली मृदा का रेडिएशन, काली मृदा ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, लाल मृदा उससे कम और रेतीली मृदा उससे कम। तो एल्बिडो क्या है, देखिए जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं काली, लाल और रेतीली मृदा में, ठीक है, तो एल्बिडो बढ़ेगा, मतलब परावर्तिता बढ़ेगी। जो परावर्तिता बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। इसी प्रकार से ये भी, इसी प्रकार से ये भी है। देखिए अब टंकी का उदाहरण देखिए, ये हमारा, ये सूर्य है, सूर्य से रेडिएशन आ रहा है सबके पास, ठीक है, ये रेडिएशन आ रहा है। ये काली टंकी है। यूरोप में क्या होता है, यूरोप या अमेरिका या ठंडे प्रदेशों में, वहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है। ठंड अधिक पड़ने के कारण क्या होता है कि वो लोग काली टंकी यूज करते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि ये एल्बिडो इसका कम होता है, परावर्तित कम करेगा, काले रंग का एल्बिडो कम होता है, इसका एल्बिडो कम होगा तो ये कम परावर्तित करेगा, तो ये मतलब हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी गर्म बनाए रखेगा। और ठंडे प्रदेशों में लोगों को गर्म पानी चाहिए। अब भारत में भी अंग्रेजों ने शासन किया, भारत में भी जब हुआ प्रोसेस तो क्या हुआ, काली टंकी रख लिया, वो ऐसे ही गर्मी पड़ती और ज़्यादा ये पानी गर्म कर दे रही थी। अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब काली टंकी से सफ़ेद टंकी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद टंकी का एल्बिडो अधिक होता है, परावर्तिता अधिक होता है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है, बहुत कम ये एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है तुलनात्मक रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होगा, ज़ीरो नहीं है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़ीरो नहीं है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन काली की तुलना में ये कम गर्म करेगा पानी। अब ये कम गर्म करेगा, उससे ज़्यादा हरी टंकी गर्म करेगी, उससे ज़्यादा काली टंकी गर्म करेगी। इससे उदाहरण से समझते हैं, ये चौड़ी पत्ती है, ये अधिक एब्जॉर्ब करेगी, इसका एल्बिडो क्या होगा, परावर्तिता इसका कम होगा, इसका परावर्तिता इससे कम, इसका परावर्तिता सबसे अधिक, मतलब ये परावर्तित अधिक करेगी, ये परावर्तित कम करेगी तो अवशोषण ज़्यादा करेगी, ये उससे कम, ये उससे कम। देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, चौड़ी, छोटी और नुकीली पत्ती में तो क्या होगा, परावर्तिता अधिक है, परावर्तिता अधिक है तो अवशोषण कम है, ठीक है। अब इस उदाहरण से समझते, अब देखते हैं दिन के समय। अब इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, आपको आसानी से समझ आएगा। बादल भी बने हुए हैं, वर्षा भी हो रही है। देखिए ये पृथ्वी की सतह है, ये सरफेस है, ठीक है, ये है बादल। दिन के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी रात के समय की भी करेंगे। दिन के समय में क्या होता है कि ये बादल बने हुए हैं, अब यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, सूर्य से ये रेडिएशन आ रही हैं। तो हमने अभी एल्बिडो पढ़ाया हुआ है, बादल का एल्बिडो अधिक होता है, सफ़ेद रंग का होगा। बादल में ऐसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वापस हो जाएंगी, ठीक है, कुछ तो वापस हो जाएंगी अंतरिक्ष में और कुछ इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो कम किरणें जो हैं, या सतह पे क्या हाल होगा, तो कम किरणें आएंगी। सूर्य की किरणें आई, कुछ बादल के द्वारा अवशोषित कर ली गई और कुछ इसके द्वारा परावर्तित कर दी गई वापस अंतरिक्ष में। तो पृथ्वी, जो बादल के नीचे की पृथ्वी की सतह होगी, वहाँ पर क्या होगा, तापमान कम प्राप्त होगा, क्योंकि किरणें कम आएंगी तो तापमान कम होगा, मतलब गर्मी कम होगी, रेट ऑफ हीटिंग, ऊष्मन की दर कम होगी, मतलब गर्म होने की दर कम होगी। एल्बिडो अभी मैंने पढ़ाया है, बादल का एल्बिडो अधिक है, एल्बिडो अधिक है तो परावर्तिता अधिक है तो अवशोषण कम है। ये एरिया बिल्कुल खुला हुआ, यहाँ सीधे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पृथ्वी पे आ रही हैं, तो यहाँ पे रास्ते में कोई रुकावट तो है नहीं, धूल गैस कण है, वो बादल की तुलना में बहुत कम वापस करती हैं। यहाँ पे तापमान अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि रेडिएशन अधिक प्राप्त हो रहा है, रेडिएशन अधिक प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे तापमान अधिक प्राप्त होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ हीटिंग, ऊष्मन की दर अधिक होगी। तो दिन के समय में क्या होगा, जहाँ पर जिस एरिया में बादल होंगे उस एरिया की सतह पर, मतलब पृथ्वी पर जहाँ पर बादल होंगे, बादल के नीचे जो क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होगा, सतह पे तापमान कम होगा, ऊष्मन की दर कम होगी। जहाँ पर बादल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा, वहाँ पर तापमान अधिक होगा, ऊष्मन की दर अधिक होगी। अब रात के समय देख लेते हैं, ये दिन के समय का है, चलिए इससे समझ। देखिए ये सूर्य है, यहाँ से ये रेडिएशन आ रही है, ये बादल पे पड़ रही है,
कुछ तो इसके द्वारा वापस कर दी जाएगी और कुछ इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली गई। ये पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए ये है सतह। होगा क्या कि यहाँ पे कम रेडिएशन आ रही है। ठीक है, ये एरिया देख लीजिए, ये बिल्कुल सीधा खुला एरिया है। ठीक है, ये बिल्कुल खुला एरिया है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं, तो सीधे आ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा किरण प्राप्त हो रही, ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब रात के समय देखिए, अभी भी बादल हैं, दिन से हो गई है रात। अब क्या होगा कि रात के समय रेडिएशन तो आएंगे नहीं। अब पृथ्वी ने जो अवशोषित किया था, सतह ने, ये पृथ्वी की सतह है, तो जो अवशोषित किया था वो वापस करेगी। तो जब यहाँ पे रेडिएशन वापस करेगी तो पार्थिव विकिरण के रूप में, मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो रेडिएशन जब वापस हो रही तो ये बादल के पास जा रही है। फिर ऊपर बादल मिल गए, फिर ये या तो कुछ तो वापस आ जाएगी पृथ्वी पे टकरा के, कुछ इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन गई और ये वापस आ गई। तो हुआ क्या कि जो गर्मी ऊपर गई थी, रेडिएशन गर्म, ये गर्म वापस आ गई। तो इस एरिया में जहाँ पे बादल होंगे रात के समय क्या होगा, वहाँ पे गर्मी बरकरार रहेगी, क्योंकि रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में जा नहीं पा रही है। तो शीतलन की दर कम होगी, मतलब यहाँ के टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक होगा इधर की तुलना में। जहाँ पर बादल नहीं है वहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन सीधे अंतरिक्ष में चली जाए, अंतरिक्ष में चली जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पे बादल नहीं थे वहाँ तो अंतरिक्ष में चली गई। तो यहाँ पे क्या, दिन के समय क्या होगा, टेम्परेचर अधिक प्राप्त हुआ, तो गर्मी अधिक। रात के समय वापस अंतरिक्ष में चली गई, तो यहाँ पे तापमान कम होगा। अब इससे एक समझिए बात को कि दिन के समय और रात के समय बादल हो गए। दिन के समय जब आप दैनिक तापांतर समझिए, ये दिन का समय था। ठीक है, तो जहाँ पे बादल थे वहाँ का तापमान कम था, कम इन द सेंस कि इधर की तुलना में। और रात के समय क्या है कि जहाँ पे बादल है वहाँ का तापमान अधिक है। तो दिन और रात के ताप में दैनिक तापांतर क्या होता है, बादलों की सघनता। देखो दैनिक तापांतर क्या होता है, तो दैनिक तापमान मतलब दिन और रात के ताप में अंतर, दिन और रात के ताप में अंतर दैनिक तापांतर होता है, रात के ताप में अंतर। जहाँ पर बादल होंगे वहाँ पर क्या होगा, दिन में ना बहुत गर्मी हो पाएगी क्योंकि बादल हैं, और रात में भी बहुत ठंडी नहीं हो पाएगी क्योंकि बादल वापस कर देते हैं रेडिएशन को। तो दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर नहीं रहेगा, दिन को बहुत गर्मी नहीं होगी और रात को भी बहुत ठंडा नहीं होगा। पर जहाँ पर बादल नहीं है वहाँ पर क्या होगा, दिन के समय बहुत अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा, बहुत अधिक गर्मी होगी, और रात के समय रेडिएशन अंतरिक्ष में चला जाएगा, इसलिए बढ़िया ठंडा मौसम होगा। तो बादल जहाँ अधिक होंगे वहाँ क्या होगा, दैनिक तापांतर, दिन और रात के ताप में अंतर कम होगा, मतलब टेम्परेचर लगभग बराबर है। और जहाँ पे बादल नहीं है वहाँ पे दिन में अधिक गर्मी, रात में अधिक ठंडी, मतलब दिन और रात के ताप में बहुत अंतर होगा। तो अब देखिए, बादलों की सघनता का दैनिक तापांतर से उल्टा संबंध है। जहाँ अधिक बादल है वहाँ तापांतर कम होगा, जैसे हमने अभी देखा दिन और रात के समय। ठीक है, और जहाँ पे बादल कम है वहाँ पे तापांतर अधिक होगा, दिन के समय अधिक ताप और रात के समय कम ताप। ठीक है, अब देखिए ये हमने स्लाइड ऐड कर दी है, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। घने बादल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और परावर्तित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह की ओर आने से रोक देते हैं। जिस कारण ही दिन के समय में जहां जलवाष्प की मात्रा या बादलों की सघनता, बादल के यहाँ जलवाष्प से ही बनते हैं, तो जलवाष्प की मात्रा या बादलों की सघनता अधिक होती है, वहाँ ऊष्मन का दर कम हो जाता है। वहीं रात के समय में बादल सतह के द्वारा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित भी कर लेते हैं और बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं और कुछ परावर्तित कर देते हैं, जिससे शीतलन की दर कम हो जाती है। इसलिए जहाँ बादलों की सघनता अधिक होती है वहाँ पर दैनिक तापांतर कम हो जाता है, दिन और रात के ताप में बहुत अंतर नहीं रहेगा। यही कारण है कि समुद्री तट से दूर जाने पर, ये हम आगे समझाएंगे आपको डिटेल से, समुद्री तट से दूर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी और दैनिक तापांतर में वृद्धि होती जाएगी। ये था आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दैनिक तापांतर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।